नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक किया था जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो अगला शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आदर्शवाद मानव जीवन की श्रेष्ठता को सबसे अधिक महत्व देता है। वह इस बात को मानता है कि मानव व्यक्तित्व ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यही कारण है कि इस बार आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति की प्राप्ति है। व्यक्तित्व के उत्कर्ष का अर्थ है स्व की सर्वोच्च शक्तियों या क्षमताओं की प्राप्ति। आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य में असीम शक्तियाँ होती हैं, अतः शिक्षा का उद्देश्य उनका पूर्ण विकास करके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना आत्मानुभूति है। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार आत्मानुभूति के 4 स्तर कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आत्मानुभूति के 4 स्तर हैं जिन पर चढ़कर मनुष्य आत्मानुभूति करता है। पहला, शारीरिक स्व का विकास, जिसका अर्थात शारीरिक शक्तियों का विकास करना। सेकंड, सामाजिक स्व का विकास अर्थात सामाजिकता का विकास करना। अगला है बौद्धिक स्व का विकास अर्थात मानसिक शक्तियों का विकास। अगला है आध्यात्मिक स्व का विकास अर्थात आध्यात्मिकता का विकास करना। तो ये है। अगला प्रश्न देखते हैं, आदर्शवाद के दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम की विवेचना कीजिए। तो सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है? तो 2 तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि 2022 में पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा, आदर्शवाद में पाठ्यक्रम के अंतर्गत सूचनाओं को ज्ञान के रूप में, पुस्तकों को यंत्र के रूप में तथा महान विचारों को आदर्श के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। संक्षेप में, आदर्शवाद पाठ्यक्रम के अंदर उन सभी विषयों को रखने पर बल देता है जिससे व्यक्ति सामाजिक, मानसिक, वातावरणीय परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करते हुए आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त कर आत्मानुभूति कर सके। इस दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को महत्व दिया, जो कि सत्यम का ज्ञान करने वाले विषय जो कि हैं भाषा, साहित्य, भूगोल, गणित, दर्शन, विज्ञान एवं बौद्धिक क्रियाएं आदि। शिवम का ज्ञान करने वाले विषय हैं धर्म, अर्थ, आध्यात्म शास्त्र, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, समाज सेवा, मानव सेवा से संबंधित क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित क्रियाएं, सैनिक क्रिया, शिक्षा, उद्योग आदि। सुंदरम का ज्ञान करने वाले विषय कविता, संगीत, कला, कौशल निर्माण, रचना संबंधी क्रियाएं, सफाई सुरक्षा की क्रियाएं आदि। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी विचारकों द्वारा किन शिक्षण विधियों को अपनाया गया है? तो आदर्शवादियों का विश्वास है कि यदि हमारे लक्ष्य स्पष्ट और निश्चित हैं तो हम बालकों की रुचि और योग्यता के अनुसार विधि की खोज सरलता से कर सकते हैं। इसलिए विभिन्न आदर्शवादी विचारकों द्वारा विभिन्न शिक्षण विधियों को अपनाया गया, जो कि सुकरात ने अपनाया प्रश्नोत्तर विधि, प्लेटो ने अपनाया संवाद विधि, अरस्तु ने अपनाया आगमन निगमन विधि, पेस्टोलॉजी ने अभ्यास विधि, परीक्षण एवं क्रिया विधि को अपनाया, हर्बर्ट ने निर्देशन विधि को अपनाया, फ्रॉबेल ने खेल विधि को अपनाया, हीगल ने तर्क विधि को अपनाया। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक का क्या स्थान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आदर्शवाद शिक्षक को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है। इस विचारधारा के अंतर्गत विद्यालय की तुलना एवं विद्या उद्यान से की गई है। विद्यालय बाग है, छात्र कोमल पौधा है और शिक्षक कुशल माली है। माली की अनुपस्थिति में पौधा बढ़ेगा और अपने उचित रूप को प्राप्त करेगा। प्रत्येक पौधा अपने स्वयं के नियमों के अनुसार विकसित होगा। यह असंभव है कि गोभी का पौधा बड़ा होकर गुलाब का पौधा बन जाए। फिर भी माली के लिए कुछ कार्य हैं, वह अपने कार्य में कौशल निपुण होता है, इसलिए वह गोभी और गुलाब दोनों को उनके सर्वोत्तम रूप में विकसित कर सकता है। यही बात शिक्षक के विषय में भी लागू होती है। वह शिक्षा विद्यार्थियों को उनके सर्वोत्तम विकास में सहायता दे सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आदर्शवादी विचारक शिक्षार्थी में किन गुणों का समावेश चाहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आदर्शवादी शिक्षा को बाल केंद्रित नहीं अपितु विचार मूल्य आदर्श केंद्रित मानते हैं। वे पाठ्यक्रम का निर्माण भी आदर्शों मूल्यों के आधार पर करते हैं। आदर्शवादी विचारक शिक्षार्थी में निम्नलिखित गुणों का समावेश चाहते हैं। तो उच्च संकल्प शक्ति, मूल्यों में विश्वास रखने वाला, सदचरिता, विनयशीलता, गुरु भक्ति, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, परोपकारी, सर्वहितकारी, न्यायप्रिय, सद्मूल्यों से युक्त निर्णय लेने में समर्थ। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन का क्या अर्थ है? आदर्शवादियों का विश्वास है कि विद्यार्थी का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वह अनुशासन में रहे। अनुशासन में रहकर ही आत्मानुभूति या आध्यात्मिकता के सर्वोच्च आदर्श को प्राप्त कर सकता है, पर आदर्शवादी कठोर अनुशासन के पक्ष में नहीं है। सारांश में वे प्रभावात्मक अनुशासन के पक्ष में हैं। वे नियमित स्वतंत्रता पर आधारित अनुशासन चाहते हैं। उनके अनुसार अनुशासन का अर्थ है नम्रता, शिष्टता और आज्ञाकारिता के नैतिक मूल्यों का विकास करना। अगला प्रश्न देखते हैं, आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय के प्रमुख कार्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, विद्यालय का मुख्य कार्य समाज सुधार है। यह कार्य विद्यालय निम्न 5 प्रकार से करता है। पहला है समाज के भावी स्वरूप का निर्धारण। अगला, समाज के नेतृत्व शक्ति हेतु नागरिकों का निर्माण। समाज की अनुपयुक्त परंपराओं का विरोध तथा समाज सुधार का कार्य।
समाज के विविध समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान, समाज को नैतिक दृष्टि से उन्नति की ओर ले जाना। आदर्शवाद, अगला प्रश्न, आदर्शवाद की प्रासंगिकता बताइए। तो इसका उत्तर आ जाएगा मानव सभ्यता के प्रारंभ काल से ही आदर्शवाद शिक्षा को प्रभावित करता रहता है और आज भी आदर्शवाद की प्रासंगिकता निम्नलिखित दृष्टिकोण से बनी हुई है। आदर्शवादी शिक्षा में बालक के व्यक्तित्व का आदर करना, विद्यार्थी में सत्यम शिवम सुंदरम जैसे श्रेष्ठ गुणों एवं आध्यात्मिक पहलू का विकास करना है। शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक की देव सदृश भूमिका को स्वीकार करना, आत्मानुशासन एवं आत्मचरित्र का विकास करना, शिक्षा के उद्देश्य की विस्तृत व्याख्या करना, पाठ्यक्रम के अंतर्गत नैतिकता, सच्चरिता, विनयशीलता एवं मानवीय मूल्य का अवबोध कराना। अगला प्रश्न है प्रकृतिवाद क्या है? प्रकृतिवाद की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर है जेम्स वार्ड के अनुसार प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति के ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। अगला 22 के अनुसार प्रकृतिवाद एक प्रणाली है जिसकी प्रमुख विशेषता आध्यात्मिकता का विरोध या बहिष्कार करना है। अगला प्रश्न प्रकृतिवादी दर्शन की विशेषताएं बताइए। प्रकृतिवादी दर्शन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रकृतिवादी प्रकृति को सर्वोपरि मानता है, इसके अलावा ईश्वर, आत्मा आदि की सत्ता नहीं मानता है। संसार की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और अंत में सभी कुछ प्रकृति में ही विलीन हो जाता है। यह संसार भौतिक है तथा आध्यात्मिकता का विरोध करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन स्वीकार करता है। सत्य ज्ञान का अनुभव एवं बोध प्राप्त करने में इंद्रियों का अतिशय महत्व है। अगला प्रश्न है प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है संक्षेप में प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रकृति का अनुसरण करने पर बल, शिक्षा प्रक्रिया में बालक को केंद्रीय स्थान, बालक की स्वतंत्रता पर बल, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, निषेधात्मक शिक्षा पर जोर, प्रगतिशीलता, इंद्रियां ज्ञान के द्वारा। अगला है रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इटली के जिनेवा नगर में सन 1972 में हुआ था। रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य को प्रकृति जीवन जीने योग्य बनाना है। रूसो के अनुसार शिक्षा के द्वारा बालक में हम कुछ नया नहीं उत्पन्न करते, अपितु मानव संसर्ग के परिणाम स्वरूप उसमें जो कृत्रिमता का समावेश हो जाता है उससे उसकी रक्षा करते हैं। रूसो प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थानों का कटु आलोचक हैं तथा वह प्रकृति को ईश्वरीय सृष्टि मानता है तथा बालक को ईश्वर की सर्वोच्च कृति। उनका स्पष्ट मत है कि जब तक बालक अपने प्रकृति की प्राकृतिक रूप में रहता है तब तक वह सद्गुणी, शुभ तथा श्रेष्ठ होता है, परंतु मानव व समाज के संपर्क में आकर वह विद्रूप हो जाता है। ईश्वर सब वस्तुओं को अच्छी बताता है किंतु मानव हस्तक्षेप से वह अनिष्टकारी बन जाती है। अगला प्रश्न है प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम के स्वरूप का विवेचन कीजिए। 2022 में सवाल पूछा गया है। इसका उत्तर है प्रकृतिवादी विद्यार्थी या शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं। उनका कहना है कि पाठ्यक्रम की रूपरेखा शिक्षार्थी की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, मूल प्रवृत्तियों, स्वाभाविक क्रियाओं, वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर तैयार होना चाहिए, जिससे वह अपनी अभिरुचियों को स्वतंत्रतापूर्वक विकसित करके विकास की विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए मानव जीवन को पूर्णता के साथ ही जी सके। अगला प्रश्न है शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रकृतिवाद की क्या देन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रकृतिवाद की देन बहुत महत्वपूर्ण है। इनका मानना है कि शिक्षण में छात्रों की रुचि, योग्यता और अभिक्षमता का पूरा ध्यान रखना चाहिए और स्वतंत्र ढंग से सीखने में छात्रों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से बालक अपनी प्रकृति के अनुरूप स्वाभाविक ढंग से विकास करने में समर्थ होगा। संक्षेप में प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों को निम्नवत ढंग से प्रकट किया जा सकता है। पहला पॉइंट है स्वाधिगम विधि। प्रकृतिवाद इंद्रियों को ज्ञान का द्वार मानते हैं और पुस्तकीय शिक्षा का विरोध करते हैं, इसलिए बालकों के ज्ञानेंद्रियों के विकास के स्व अधिगम विधि का समर्थन करते हैं। अगला पॉइंट है करके सीखना या क्रिया विधि। प्रकृतिवादी रहते तथा निष्क्रिय अभ्यास का विरोध करते हैं तथा करके सीखने और अनुभव द्वारा सीखने का समर्थन करते हैं। अगला है खेल विधि। सहस्वावस्था खेल की अवस्था मानी जाती है। खेल में बालक बहुत कुछ जान व समझ सकते हैं। अगला है भ्रमण विधि। प्रकृतिवादी विद्यालय की चार दीवारी से बाहर निकलकर विभिन्न स्थानों पर जाकर तथा प्राकृतिक घटनाओं के प्रत्यक्ष रूप को देखकर शिक्षा प्राप्त करने का समर्थन करता है। अगला है प्रकृतिवादियों ने कौन सी शिक्षण विधियों का समर्थन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनेक प्रकृतिवादी शिक्षा दार्शनिकों ने निम्नलिखित शिक्षण प्रणाली का समर्थन किया था। डाल्टन प्रणाली, मॉन्टेसरी प्रणाली, हार्विस्टिक प्रणाली, योजना प्रणाली, निरीक्षण प्रणाली, किंडरगार्टन प्रणाली, ये सब थी। अगला है प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका व शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए। तो प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा में शिक्षक का स्थान बताया गया है। प्रकृतिवादी विद्यालय में शिक्षक का स्थान गौण है।
प्रकृतिवादियों का विचार है बालक को अपनी आंखों से देखना चाहिए, शिक्षक की आंखों से नहीं। प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा में शिक्षक का कार्य बालक के स्वाभाविक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना है, अतः उसका कार्य एक निरीक्षक के रूप में होना चाहिए। अगला है प्रकृतिवादी शिक्षक की आवश्यकता प्राकृतिक वातावरण का आयोजन करने के लिए बताते हैं। शिक्षक उन परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जिससे बालक स्वयं सत्य की खोज कर सके। इस नियम के संदर्भ में रूसो का यह कथन उल्लेखनीय, तुम्हें बालक को सत्य की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, वरना उसे यह योग्य बनाना है कि बालक स्वयं सत्य की खोज कर सके। उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट होता है कि प्रकृतिवादी शिक्षक से केवल इतना ही आशा करते हैं कि वह बालक के स्वाभाविक विकास में सहायता करें। वे शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक को महत्व तो देते हैं, परंतु उसे सब कुछ नहीं मानते, वह तो केवल पथ प्रदर्शक होता है। प्रकृतिवादी शिक्षण विधियां निम्नलिखित उपविधियों पर आधारित है। जैसे पहला पॉइंट है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। प्रकृतिवादी करके सीखने पर अधिक बल देते हैं। उनका मानना है कि इस प्रकार सीखने से बालक रुचि का अनुभव करता है। अगला है स्वानुभव द्वारा सीखना, यानी लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस। रूसो के अनुसार बालक को अनुभव करके सीखना चाहिए। इस सिद्धांत के आधार पर स्वयं ज्ञान पद्धति का आविष्कार हुआ है। रूसो का कहना है कि छात्र को कोई शाब्दिक शिक्षा ना दो, उसे सिर्फ अनुभव से सीखने दो। अगला है प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। प्रकृतिवादियों के अनुसार बालकों को सामाजिक जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके लिए नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य द्वारा सीखने की अपेक्षा विद्यालय को इस प्रकार के स्वतंत्र प्राकृतिक समाज के रूप में संगठित कर सीखना चाहिए। अगला प्रश्न है आदर्शवाद व प्रकृतिवाद के शैक्षिक उद्देश्यों की तुलना कीजिए। ये 2022 में पूछा गया है। तो पहले आदर्शवाद का पढ़ लेते हैं, जिसे आइडियलिज्म कहते हैं। आत्मानुभूति, आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास, सत्यम शिवम और सुंदरम की प्राप्ति, सांस्कृतिक विरासत तथा आध्यात्मिक विरासतों का संरक्षण, पवित्र जीवन की प्राप्ति और चरित्र निर्माण। अब देख लेते हैं प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म। इसका पॉइंट है आत्माभिव्यक्ति, मूल प्रवृत्तियों का शोधन, उचित सहज संबंध क्रियाओं का निर्माण, प्रजातीय प्रगति को प्राप्त करना, जीवन में संघर्ष करने की तैयारी और व्यक्तित्व का विकास। अगला प्रश्न है आधुनिक शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान की चर्चा कीजिए, जो कि 2022 में पूछा गया है। इसका उत्तर है आधुनिक शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान को संक्षेप में निम्नवत ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। पहला है इस विचारधारा के ने आधुनिक शिक्षा को बाल केंद्रित दृष्टिकोण से पूरित किया। इस विचारधारा के कारण ही आज शिक्षा में बालकों के स्वतंत्र चिंतन, अनुभवशीलता, क्रियाशीलता एवं खेल विधि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण की प्रमुखता देने तक का श्रेय प्रकृतिवाद को है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक एवं जनतांत्रिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय भी प्रकृतिवादी को है। प्रकृतिवाद ने शिक्षा में शब्दों के स्थान पर अनुभव को महत्वपूर्ण बताया। प्रत्यक्ष ज्ञान कराने तथा व्यवहारिक क्रियात्मक ज्ञान कराने की प्रेरणा एवं अनेक प्रकार के शिक्षण विधियों का विकास प्रकृतिवाद की महत्वपूर्ण देन है। अगला प्रश्न है प्रयोजनवाद से क्या आशय है। संक्षेप में प्रयोजनवाद दर्शन की वह शाखा है जो किसी पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करती है। इसके अनुसार सत्य का मूल्य व्यवहारिक है, क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा मानवीय समस्याओं के समाधान में सत्य की अवधारणा निहित होती है। जॉन डीवी इस दर्शन के महान प्रतिपादक हैं। उनके अनुसार ज्ञान तथा मस्तिष्क स्वयं में साध्य नहीं है, अपितु साधन है। इन्होंने मानवीय समस्याओं के हल के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयुक्त माना है। अगला क्वेश्चन देख लें, प्रयोजनवाद का किन विद्वानों ने क्या नामकरण किया। प्रयोजनवाद का नामकरण निम्न विद्वानों ने किया। जैसे चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने अर्थ क्रियावाद या व्यवहारवाद बताया। विलियम जेम्स ने अनुभववाद और फलवाद बताया। जॉन डीवी ने साधनवाद, करणवाद, पुनर्रचनावाद, प्रयोगवाद ये सब बताया। किलपैट्रिक ने प्रयोजनवाद बताया। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजनवाद परंपरागत और अनुदार ज्ञान के वृद्धि क्रांति है। इसने शिक्षा की संकल्पना को कई रूपों में प्रयुक्त किया है, जो निम्नलिखित हैं। शिक्षा अनुभवों का पुनर्निर्माण, पुनर्रचना वाली प्रक्रिया है। शिक्षा वातावरण के साथ अनुकूल सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। शिक्षा स्वयं जीवन है। शिक्षा सामाजिक जीवन का आधार है तथा सामाजिक कुशलता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। शिक्षा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रयोजनवादी शिक्षा को मनुष्य के विकास की प्रक्रिया मानते हैं। शिक्षा के द्वारा मनुष्य के में वह सब क्षमताएं उत्पन्न की जा सकती है जिनसे मनुष्य अपने वातावरण के साथ अनुकूलन सामंजस्य स्थापित कर सके तथा अपने अनुभवों में अभिवृद्धि करके अपना विकास कर सके। अगला प्रश्न है प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा के उद्देश्य तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप बदलते रहना चाहिए। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा में निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए, जो कि यह नवीन आदर्श मूल्यों का सृजन करना, सामाजिक कार्य कुशलता का विकास करना, वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता का विकास करना, अनुभवों का पुनर्निर्माण करना,
सत्यान्वेषण की योग्यता विकसित करना, उपयोगी निर्देशन प्रदान करना, लौकिक आनंद की प्राप्ति करना, जनतांत्रिक आदर्शों का विकास, लचीले व गतिशील मस्तिष्क का विकास करना। अगला है प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी किन सिद्धांतों का विवेचन कीजिए। किसी पूर्व निश्चित पाठ्यक्रम को स्वीकृति न देते हुए प्रयोजनवादी विचारक अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल देते हैं। उनके अनुसार हमारा पाठ्यक्रम देश काल परिस्थितियों, विद्यार्थी की रुचि, आवश्यकता, योग्यता व उपयोगिता आदि को ध्यान में रखकर निर्मित होना चाहिए। वे पाठ्यक्रम समय की मांग और परिवेश के अनुरूप परिवर्तित होते रहना चाहिए। अतः उन्होंने पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत न करके पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी सिद्धांतों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो बहुत ही उपयोगी तथा मूल्यवान हैं। पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी सिद्धांत, जो कि यह उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अनुभव केंद्रित सिद्धांत, क्रिया केंद्रित सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामाजिकृत सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण विधियों के चयन एवं प्रयोग में प्रयोजनवाद किन शिक्षण सिद्धांतों का पक्षधर है। तो शिक्षण सिद्धांतों तथा शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण देन है। यह वाद किसी रूढ़िवादी परंपरागत निष्क्रिय शिक्षण पद्धति का निर्माण नहीं करता, अपितु नवीनतम मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों को के सृजन एवं उपयोग को महत्व देता है। शिक्षण विधियों के चयन एवं प्रयोग में प्रयोजनवाद निम्नलिखित शिक्षण सिद्धांतों का पक्षधर है। सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत, क्रिया या अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, बाल केंद्रित का सिद्धांत या सामूहिक क्रिया का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद के किन्हीं 4 गुणों एवं उनके दोषों का उल्लेख कीजिए, जो कि 2023 और 2016 में आया गया। प्रयोजनवाद के गुण। प्रयोजनवाद भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस प्रकार प्रयोजनवाद बालकों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करता है। प्रयोजनवाद विचार की अपेक्षा क्रिया को प्रधानता देता है। शिक्षा दर्शन के रूप में प्रयोजनवाद एक प्रगतिशील दर्शन है। यह दर्शन शिक्षा को सामाजिक, गतिशील तथा विकास की प्रक्रिया मानता है। इस विचार ने प्रगतिशील शिक्षा को जन्म दिया। अगर प्रयोजनवाद के दोष देख लेते हैं। प्रयोजनवाद आध्यात्मिक गुणों को महत्व नहीं देता है, यह केवल इसी लोक में बल देता है। प्रयोजनवाद हमें केवल भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्रयोजनवाद सत्य को परिवर्तनशील मानता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो प्रयोजनवाद शिक्षक को नवीन आदर्शों, मूल्यों, शक्तियों का निर्माण करने वाला, उद्यतन ज्ञान विकास विज्ञान से भिज्ञ, अनुभवशील, क्रियाशील और परिश्रमी होने पर बल देता है। उसका मानना है कि शिक्षक को सदैव प्रयोग करते रहना चाहिए और उसी के अनुरूप अपने शिक्षण विधि व पाठ्यक्रम में सुधार करते रहना चाहिए। साथ ही शिक्षक को अपने छात्रों पर बलात् विचार मत आदर्शों मूल्यों नहीं थोपना चाहिए, बल्कि एक पथ प्रदर्शक व सलाहकार के रूप में कार्य करना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय क्या है। तो प्रयोजनवादी शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। उनका स्पष्ट मत है कि शिक्षक ही समाज को नया रूप देती है, अतः ये शिक्षा संस्था को सामाजिक संस्था मानते हैं। संक्षेप में विद्यालय के संबंध में अग्रलिखित कथन ध्यान देने योग्य हैं, जो कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है, विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है, विद्यालय कर्मशील नागरिकों के जीवन का स्थल है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में पेज नंबर 74 से इसके आगे का, यहाँ से आगे का प्रश्न आपको पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेल पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। PDF आप खरीद भी सकते हैं, जिसका प्राइस है 5 रुपये। ठीक है दोस्तों, पूरी सीरीज़ की PDF की बात कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।